सो हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है, और इन फ्यूचर पूछे जाने की बहुत बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब एक कलर कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करते हैं और इसमें हम लोग थोड़ा सा आज देखेंगे यहाँ पे। एक्चुअली में कलर जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। कोई कंपाउंड कलर होता है, कलरलेस होता है, वो प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है। अगर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस कॉम्प्लेक्स में तो वो कलर शो करेगा, और अगर जो नहीं प्रेजेंट है तो फिर वो कलर नहीं शो करेगा, मतलब वो डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि कैसे कलर यहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं। In the previous unit, we learned that one of the most distinctive property of transition metal complex is their wide range of color. यहाँ पे कलर के बारे में बात की गई है। This means that some of the visible spectra is being removed from white light as it pass through a sample. So the light that emerges is no longer white. तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर जो हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स को विजिबल लाइट से पास आउट करवाते हैं तो कोई ना कोई कलर हमें यहाँ पे मिलता है। द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट विच इज ऑब्जॉर्व्ड। तो यहाँ पे ये बोला है कि जो कलर कॉम्प्लेक्स का वो होता है जो इज कॉम्प्लीमेंट्री टू विच इज एब्जॉर्ब, मतलब जिस लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है उसके वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात करते हैं द कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज द कलर जनरेटेड फ्रॉम द वेवलेंथ लेफ्ट ओवर। तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया है। इफ़ द ग्रीन लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द कॉम्प्लेक्स इट अपीयर रेड। यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि अगर जो कोई कॉम्प्लेक्स ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उसका कलर जो होगा वो कैसा होगा, रेड होगा। ठीक है, ये टेबल एक्चुअली यहाँ पे गिवन है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि एब्जॉर्ब कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। तो अगर जो येलो एब्जॉर्ब किया तो कलर कैसा मिला, हमें वायलेट मिला, और अगर जो ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्ब कर रहा है तो हमें कलर कैसा मिल रहा है, रेड मिल रहा है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा एग्जांपल, ब्लू को कलर कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, येलो ऑरेंज। लेकिन अगर जो अल्ट्रा वायलेट नॉट इन विजिबल रीजन तो हमें क्या मिल रहा है, पेल येलो मिल रहा है। ध्यान देना अच्छे तरीके से, पेल येलो अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलता है। रेड को एब्जॉर्ब करेगा तो हमें ब्लू मिलेगा, ब्लू ग्रीन को करेगा यहाँ पे तो हमें वायलेट मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है, बहुत सारी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है, तो उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपको देखना है। ब्लू ग्रीन को थोड़ा सा देखना है यहाँ पे। ब्लू ग्रीन अगर जो 500 एंगस्ट्रॉम की, मतलब 500 नैनोमीटर की अगर जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है तो रेड होगा, और अगर जो 498 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है ब्लू ग्रीन रीजन में तो फिर कैसा मिलेगा, वायलेट मिलेगा। ये दो एंटाइटी आपको अच्छे तरीके से याद करनी है, और ये यहाँ पे आपको दिया गया है टेबल में। ठीक है, अगला यहाँ पे दिया है कि कलर जो होता है वो कैसे आता है। तो द कलर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी रेडिली एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, कैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कंसीडर फॉर एग्जाम्पल द कॉम्प्लेक्स टाइट, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स दिया है TiH2O6 और A3+, विच इज वायलेट इन कलर। दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हम लोग जानते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है ये, वेयर द सिंगल इलेक्ट्रॉन Ti3+, ये कहाँ पे होता है, D3D1 में। कैसे होता है ये थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं इसके बारे में। देखो, एक स्कैंडियम जो होता है वो 21 होता है, टाइटेनियम जो होता है वो 22 होता है। और अगर जो टाइटेनियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें आउटर मोस्ट सेल का तो क्या होता है, 4s2 और 3d2। लेकिन हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 4s से निकल जाएंगे और एक कहाँ से निकलेगा, 3d से निकलेगा। तो मतलब हमारा यहाँ पे 4s0 और 3d1। वही इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि 3d जो ये टाइटेनियम 3+ होता है ये कितना होता है, 3d1 सिस्टम होता है। इन द मेटल d ऑर्बिटल इज इन T2g लेवल इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ पे होता है, T2g लेवल में होता है। ठीक है, मतलब ये ग्राउंड लेवल की हम लोगों ने बात बोली। द नेक्स्ट हायर स्टेट अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रॉन इज एम्प्टी ईजी लेवल। लेकिन अगर जो बात करें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है
ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो यहाँ पे क्या होता था हमारा T2G होता था और यहाँ हमारा क्या होता था Eg होता था, है ना, इस टाइप से। तो अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, अभी ये इलेक्ट्रॉन हमारा जो प्रेजेंट है वो हमारा प्रेजेंट है T2G लेवल में प्रेजेंट है, ठीक है। इफ द लाइट ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग to the energy blue green region is absorbed by the complex, it would excite the electron from T2G level to Eg level। लेकिन इन्होंने बोला है कि अगर जो ब्लू ग्रीन रीजन में मतलब एक सुटेबल या कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है अगर जो मिल जाती है, तो यही इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होकर कहाँ चला जाता है, T2G लेवल से Eg लेवल में चला जाता है। तो यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिया गया है, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। Consequently, the complex appear violet in color। जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कैसा हो जाता है, वायलेट कलर का हो जाता है। द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एट्रीब्यूट द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टू डी ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमें डी ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जो कलर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आ रहा है वो कैसे आ रहा है, डी ट्रांजिशन से आ रहा है। कैसे, फिर से एक बार देख लो भाई, ये सारे डी ऑर्बिटल तो थे, नीचे कितने थे, 3 डी ऑर्बिटल थे, ठीक है, जिसको हम लोगों ने नाम क्या दिया था T2G। ये ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, ये बैरी सेंटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल थे, ये थे इजी इलेक्ट्रॉन dx² - y² dz², 2 हमारे डी ऑर्बिटल थे यहाँ पे। तो अभी जब T2G में जब एक ही इलेक्ट्रॉन था तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गया, लेकिन होता है ना कि अगर जो ब्लू ग्रीन रीजन में इसको अच्छी सी एनर्जी मिल जाती है, ठीक है, ये हायर वेवलेंथ का मिल जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर ईजी लेवल में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है, ईजी लेवल में। तो भाई ये ट्रांजिशन जो हुआ है वो कौन सा हुआ है, ट्रांजिशन तो डी हुआ है ना, डी ट्रांजिशन हुआ है। और अब इसका कलर कैसा हो गया, वायलेट, कैसा हो गया, वायलेट कलर हो गया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है, तो इस एग्जाम्पल को आपको अच्छे से रट लेना चाहिए। कौन सा, ये वाला, देखो ये वाला जो एग्जाम्पल गिवन है गाइज यहाँ पे, ये एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से रट लेना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में इसको एक्सप्लेन किया गया है। अगर जो आपसे कोई ये पूछे कि बताइए टाइटेनियम और ये हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3+, इसका कलर क्या होगा, तो इसका कलर गाइस जो होगा वो होगा वायलेट। कैसा होगा, वायलेट होगा। और अगर जो रीजन आपसे पूछे क्यों वायलेट होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन था T2G में, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप किया, T2G से कहाँ चला गया, ईजी में चला गया। और ये बात आप लोग बना के भी देख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइस है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको आपको याद करके रखना है अच्छे तरीके से। इसका बहुत अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है, क्लियर है। बाकी हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात हम लोगों ने कर ली थी इसके बारे में, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस इसके आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए, जैसे कि अगर जो हम लोग बात करते हैं इस वाले कॉम्प्लेक्स की, ठीक है, तो कैसे इसको हम लोग बनाएंगे और कैसे डिसाइड करेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स क्या है। तो निकल और साइनाइड यहाँ पे 4 दी हैं, 2 माइनस दी हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बनाते हैं, इसको कोशिश करते हैं। तो ये निकल हो गया, यहाँ पे ये साइनाइड हो गया 4, और यहाँ पे क्या हो गया 2 माइनस, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालोगे तो कितनी आएगी, +2 आएगी। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, जब +2 आएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मतलब 4s2 3d8, निकल 28 होता है तो 3d8 हो गया। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे 3d8 होंगे। अब हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल हमारा है इसमें कितने हैं, 5 खाने हैं, फिर हमारा क्या आएगा 4s आएगा, फिर हमारा क्या आएगा 4p3 आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करते हैं, चूँकि देखो गाइज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, तो सभी क्या कर देगा, ये पेयर करवा देगा, क्या कर देगा, पेयरिंग करवा देगा। तो मतलब यहाँ पे ये ऐसे 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 है ना, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। हमें कितने खांचे खाली मिलने चाहिए, 4। तो देखो यहाँ पे 1 मिल गया, यहाँ पे 1 मिल गया, 1 2 और ये 3, ये 4। अब आप देख सकते हो ये जो इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो खाने मिले यहाँ से मिलना स्टार्ट हुई, यहाँ तक मिले हैं। तो ये वाला कौन सा था, ये हमारा 3D वाला था। ये कौन सा था 4s, और ये कौन सा था 4p वाला। तो हमें बेसिकली क्या मिल जाएगा, DsP2, क्या मिल जाएगा, DsP2 मिल जाएगा। और DsP2 वी नो दैट ये क्या होता है, हमारा स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है।
दूसरी बात, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहाँ पे है, तो इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली है अपने लेक्चर में, अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। दूसरी बात, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो आप लोग कहोगे ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि इसने जो 3D इलेक्ट्रॉन जो लिए हैं ना, वो इनर 3D से लिए हैं, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है। दूसरी बात, क्या ये कलर होगा या कलरलेस होगा, तो देख सकते हैं आप यहाँ से कि इसके जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे हैं, पेयर्ड हैं, तो ये कैसा होगा, कलरलेस होगा। कैसा होगा, कलरलेस होगा। और जब कलरलेस है गाइस, तो ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगी। इतनी बातें आपसे नीट एग्जाम में पूछते हैं, इसके अलावा आपसे कोई पूछते नहीं। ये कॉम्प्लेक्स दे देंगे और पूछेंगे बताइए कैसा है कैसा नहीं है। तो स्क्वायर प्लेनर है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, कलरलेस है और कैसा है, डायामैग्नेटिक है। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करो तो यहाँ पे 2 हो जाएगी +2, और अगर जो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करो तो कितनी आ जाएगी, 4। अब आप देख सकते हो यहाँ पे यही वाला जो एग्जाम्पल दिया है, ये देख सकते हो आप गाइस। ठीक, ये देखो सारा कुछ इन्होंने बता के रखा, वही जो हमने बताया अभी। कैसा है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन कितनी निकल के आई, DsP2 निकल के आई। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +2 आया। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना आया, 3D8 आया। आगे देखो यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। कैसा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक, तो ये सारी बातें यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में बता। अच्छा, इसके बाद में देख लो थोड़ा यहाँ से, ईच ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रिसीव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ साइनाइड एंड द कंपाउंड इज डायामैग्नेटिक एज एविडेंट फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये भी यहाँ पे हमने आपको बता दिया था बहुत अच्छे तरीके से, तो आप यहाँ से कर सकते हो चीज़ें अपनी। ठीक है, आसान चीज़ें यहाँ पे। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लो, देख लो यहाँ पे, COF63-। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग करने की कोशिश करते हैं। COF63- ये तो था। तो कोबाल्ट में गाइस कितने हैं ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे को चेक करो आप, तो ये हो जाएगा +3। आयरन के बाद कोबाल्ट आता है, तो कोबाल्ट का कितना हो जाएगा, 27। एटॉमिक नंबर 27 है। लेकिन अगर जिसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो कितना आएगा, 4s2 3d7 आएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन कितने निकाले यहाँ से, 3, तो 2 यहाँ से निकल गया, 1 यहाँ से निकल गया, तो अल्टीमेट इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा वो कितना बचा, 3d6 बचा, है ना। अब देखो ये जो फ्लोरीन है यहाँ पे, ये वीक फील्ड लिगेंड है। कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड, तो ये पेयरिंग नहीं कर पाएगा गाइस। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये वाले सारे हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। एक साथ और ड्रॉ करना पड़े हमें यहाँ पे, ये 4D हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3, तो ये 3D 4s 4p 4D। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम लोग भरने की कोशिश करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। कितने हमारे कितने खाली रह जाएंगे, 6, क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। तो 1 2 3 4 5 6। अब चेक करो यहाँ पे गाइस, ये कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसकी जो हाइब्रिडेशन निकल के आएगी वो बनेगी हमारी sp3d2। और ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि देखो इसमें यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टाहेड्रल है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कैसा है, आउटर ऑर्बिटल। अब देखो यहाँ पे जो d ऑर्बिटल है, ये इनर वाले इसने यूज नहीं किए हैं, इसने जो d ऑर्बिटल यूज किए हैं वो यूज किए हैं बाहर वाले, तो इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या ये पैरामैग्नेटिक है, क्या ये कलर देगा, तो बिल्कुल कलर देगा, क्योंकि देखो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये कैसा होगा, कलरलेस कंपाउंड होगा, सॉरी कलर्ड कंपाउंड होगा। कैसा होगा, कलर्ड कंपाउंड होगा, और ये पैरामैग्नेटिक होगा। इसके अलावा गाइस
इसके अलावा इसमें जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। ये कैसा होगा, हाई स्पिन की लो स्पिन होगा। तो गाइज ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये एफ लिखा हुआ है ये कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड है तो ये कैसा होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। अब हम लोग यहाँ पे इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कौन सा था, हाँ ये वाला था, ये देखो, ठीक है, ये देखो, यहाँ से देखो ये वाला इसके बारे में दिया है। द पैरामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स COF6 3- यूज आउटर 4D इन हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने अभी बहुत बोला, ये जो 4D यूज कर रहा है ये आउटर वाला यूज कर रहा है, इनर वाला नहीं यूज कर रहा है। इन हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 इट इज कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल या हाई स्पिन या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। इसके 3 नाम यहाँ पे हैं, आउटर ऑर्बिटल, हाई स्पिन या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लेकिन ये वाला जो होगा CONS3, चूंकि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगाया है तो ये जो है ये D2sp3 बनेगा। और D2sp3 क्यों बनेगा गाइस, क्योंकि ये जो है ये 3D अंदर वाली यूज करेगा, इनर वाली यूज करेगा, दैट्स वाई ये कैसा होगा, इनर ऑर्बिटल या लो स्पिन या फिर स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। ये भी आपको नाम याद रखने हैं क्योंकि NCERT में गिवन है। ये चीज़ आप गाइस यहाँ से ईजिली देख सकते हो और ईजिली इस चीज़ को आप एनालाइज कर सकते हो। क्लियर है गाइस। ये क्वेश्चन गाइस देख सकते हो यहाँ पे, इस क्वेश्चन को आराम से आप लगा लेना। आप मैग्नीज और Br4 2-, तो मैग्नीज के ऊपर कितना हो जाएगा, +2 चार्ज। अब देखो Br कैसा है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, तो भैया आप कहोगे वीक फील्ड लिगेंड है। कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। और जब वीक फील्ड लिगेंड है तो इसका जब बनेगा हमारा तो 3D5 बनेगा, तो मतलब ये पेयर नहीं करवाएगा, मतलब यहाँ पे ऐसे रहेगा 1 2 3 4 5, ये 3D हो गए। इसके बाद में ये 4s, इसके बाद में ये 4p3, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, 4। तो ये खाली, ये खाली, ये खाली, ये खाली, तो मतलब ये सिंपली कैसा बन गया, sp3 बन गया। कैसा, sp3 बन गया। sp3 बन गया तो मतलब ये कैसा है, टेट्राहेड्रल है। क्या ये पैरामैग्नेटिक है, यस ये पैरामैग्नेटिक है, और ये कलर्ड कंपाउंड होगा, ये भी आपको ध्यान रखना अच्छे तरीके से। क्या ये आउटर है कि इनर है, तो इसमें हम लोग स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं कि इनर है कि आउटर है, ठीक है। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स इसको बोल सकते हो। क्लियर है। अब बात करें कितने अनप्रेडिक्टान हैं, तो 5 हैं। तो क्या इसका हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, ये फार्मूला होता है n+2 और ये रूट के अंदर, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हमें पता चल गए तो ये 5 + 2 और ऐसे करके यहाँ पे इसको निकाल लेंगे। तो 5 2 7 और 7 5 35। अब इसको आप सिंपली इसको जान सकते हो कि 35 किसके समीप रूट है, इसका स्क्वायर रूट होता है तो 36 के, तो 36 का कितना होता है, 6 होता है। तो उसी के आसपास आंसर आपका मिलेगा, तो 5.9 इसीलिए यहाँ पे आंसर इसका आया है। क्लियर है। अब पढ़ लो इसका आंसर यहाँ पे जो दिया है इन्होंने, तो आंसर इन्होंने दिया है यहाँ पे, सिंस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Mn2+ आयन इन द कॉम्प्लेक्स आयन इज 4, ठीक है। इट विल बी आइदर टेट्राहेड्रल sp3 hybridization or square planar dsp2 hybridization, but the fact that the magnetic moment of the complex is 5.9, it should be a tetrahedral in shape rather than square planar because presence of 5 unpaired electron in the d orbital। क्लियर है। तो यहाँ से आप आराम से देख सकते हो कि कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनपेड है, तो 5 हैं, और ये कैसा है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पे गाइज आपको 2 कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, या तो DSP2 यानी स्क्वायर प्लेनर मिलेगा, या आपको मिलेगा sp3 मिलेगा यानी टेट्राहेड्रल मिलेगा, ठीक है। और अगर जो कलर की बात करते हैं तो ये कैसा है, कलर्ड कंपाउंड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत आसान इसके आते हैं, लेकिन चैप्टर अपने आप में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, जो क्वेश्चंस यहाँ पे अच्छे, जैसे ये वाला क्वेश्चन आप कर लीजिए, यहाँ पे ये कर ही लेना आप लोग थोड़ा सा। CrNS3 और ये 6 और ये प्लस इस पैरामैग्नेटिक वाइल
ये जो है डायमैग्नेटिक होता है। क्यों? ये थोड़ा सा अपने आप करने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन भी जो मैंने बताया बिल्कुल सेम प्रोसीजर आपको अपनाना है, ठीक है। ये वाला आप देख सकते हो यहाँ पे, ये ग्रीन कलर का कंपाउंड है, ठीक है, और ये वाला जो है ये कलरलेस कंपाउंड है। तो ये बता सकते हो कि क्यों ऐसा होता है। अगला यहाँ पे ये FeCN6 और ये 4- और यहाँ पे FeS2O6 2+ आर ऑफ डिफरेंट कलर इन डाइल्यूट सोल्यूशन। वाई? तो दोनों ये कैसे होंगे? पैरामैग्नेट होंगे, इसीलिए इनका कलर जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो ये कुछ चीज़ें। अच्छा देखो, ये यहाँ पे NCERT का क्वेश्चन जो है इन्होंने पूछ भी लिया, जो मैंने पहले शुरुआत में लेक्चर में बताया था आपको। ये कैसा होता है? वायलेट कलर का होता है, ठीक है। क्यों होता है? तो ये मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि इसका जो T2G वाला इलेक्ट्रॉन होता है ये कहाँ चला जाता है? Eg में चला जाता है, ठीक है। Eg में चला जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा हमारा? कलर्ड। आगे यहाँ पे ये देखो, हाउ मेनी आयन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे आयन जो प्रोड्यूस होंगे 2 इसके होंगे, 1 इसका होगा, तो 2 1 3। क्योंकि देखो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है वही बस खाली जो आयन होता है आयनाइज होता है, तो यहाँ आंसर जो हो जाएगा वो हमारा 3 हो जाएगा। अगला, ये समझ में आ रहा है ना गाइस? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है अच्छे तरीके से, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लीजिए। और क्वेश्चन यहाँ पे जो अभी तक पूछे गए हैं मैं उस पर सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, और वो क्वेश्चंस आप दोबारा देख सकते हो अपने एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। चलिए, एक और गाइस का इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है, दैट इज बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको बता दूं, और जो पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी वो मैं आपको बता देता हूं। लेक्चर पूरा आप लोग देखिए, और अगर जो अच्छा लगे लेक्चर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। द होमोलिप्टिक कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनिल लिगेंड ओनली, ठीक। होमोलिप्टिक का मतलब मैंने शुरुआत में एक लेक्चर लिया था, उसमें बता दिया था। होमोलिप्टिक और हेटेरोलिप्टिक कंपाउंड जो होते हैं, होमोलिप्टिक मतलब हो गया जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार का लिगेंड लगा हो। आर फॉर्म्ड बाई द मोस्ट ट्रांजिशन मेटल, मतलब मेटल जो कार्बोनिल होता है ये मोस्टली जो है ट्रांजिशन मेटल के द्वारा बनाए जाते हैं। दीज कार्बोनिल हैव सिंपल वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। टेट्रा कार्बोनिल निकल इज टेट्राहेड्रल, पेंटा कार्बोनिल इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, व्हाइल हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम इज ऑक्टाहेड्रल। तो ये आप निकाल के अपने आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि डेक्का कार्बोनिल डाया मैग्नीज 0 इज मेड अप ऑफ 2 स्क्वायर पिरामिडल MnCO5 यूनिट ज्वाइंड बाई MnMn बॉन्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, यहाँ पे ये ध्यान देना। 2 स्क्वायर पिरामिडल मतलब DsP2 यहाँ पे यूज किया गया है किसका? MnCO5 का, और इनके बीच में जो बॉन्ड है वो MnMn बॉन्ड है, ये वाला, ठीक। ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट 0 हैज़ CO बॉन्ड ब्रिज बाई 2 CO ग्रुप। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप इस चीज़ को गाइज देख सकते हो अच्छे तरीके से। ये वाला पूछा भी गया है, कौन सा? ये वाला, कि ये अगर जो आपको दिया जाए यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर पूछा जाए कितने CO बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, तो CO जो ब्रिज यहाँ प्रेजेंट है वो 1 प्रेजेंट है। कितने COO बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये वाला आप बता सकते हो कि C डबल बॉन्ड वो जो है यहाँ पे 2 प्रेजेंट है। कितने CO ये वाले जो बॉन्ड प्रेजेंट कार्बोनिल वाले, कोबाल्ट और कार्बोनिल कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो गाइज आप देखते यहाँ पे आप बता सकते हो यहाँ पे कितने प्रेजेंट हैं, ठीक। ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रहेगी तो चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी। ये क्वेश्चन गाइज पूछा गया है एक बार, ये वाला MN, ये शायद JEE मेंस में या नीट में दोनों में पूछ चुके क्वेश्चन है। तो MnMn ब्रिज यहाँ पे होता है। पहली बात तो MnCO बॉन्ड कितने होते हैं, तो काउंट कर लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो MnCO बॉन्ड जो होते हैं ये 10 हो गए। MnMn जो बॉन्ड है ये 1 यहाँ प्रेजेंट है। तो ये चीज़ आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नाम इसका आप देख सकते हो यहाँ पे MN, तो यहाँ पे नाम इसका जो होगा हमारा
ये होगा, एक सेकंड, डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज जीरो। ठीक है, डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज जीरो, ये इसका नाम है, डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज जीरो। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये गाइस, ठीक, याद करके जाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछ लेंगे कि कितने MN बॉन्ड होंगे, तो MnCO बॉन्ड होंगे। MN कितने बॉन्ड होंगे, तो एक होगा। MnCO बॉन्ड जो है वो 10 होंगे। तो मतलब यहाँ से आप कह सकते हो कि MnCO जो बॉन्ड होगा वो कितना होगा, 10, और MN जो बॉन्ड होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 1। क्लियर है? बहुत सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ये यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ यहाँ पे है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ी सी मॉड का यूज करवाते हैं ये लोग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ये टॉपिक समझ में ज़्यादा आसानी से आता है। देखो, मेटल कार्बोनिल बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल पजेज बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर, मतलब इसमें दोनों जो कैरेक्टर होते हैं वो मिलेंगे। क्यों होते हैं ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि जो कार्बोनिल कंपाउंड बनता है वो कैसे बनता है, ऐसे बनता है, बनता है नहीं बनता है ऐसे। तो देखो यहाँ पे आपको पाई भी मिल रहा है, सिग्मा भी मिल रहा है ना। द मेटल कार्बोनिल सिग्मा बॉन्ड इज फाउंड बाई द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बोनिल कार्बन इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल। तो यहाँ पे जो मेटल कार्बन का जो बॉन्ड सिग्मा बनता है वो कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाई डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बोनिल कार्बन। तो जो यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन का लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ये डोनेट करता है किसको, हमारे वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल को। क्लियर है? द मेटल कार्बन पाई बॉन्ड इज फाउंड बाय द डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल इनटू वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, जो मेटल का डी इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब जो मेटल का जो डी ऑर्बिटल होता है, फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ filled d orbital of metal into vacant anti-bonding pi orbital of carbon monoxide. The metal to ligand bonding create a synergic effect which strengthened the bond between CO and metal. तो यहाँ पे जो ये सिनर्जिक, मतलब सिनर्जिक जो इफेक्ट आता है, सिनर्जिक का मतलब सेम टाइप का बिहेव है ना। तो जो सिनर्जिक जो इफेक्ट आ रहा है, मतलब मेटल जो है वो कार्बोनिल को दे रहा है अपना लोन पेयर, और कार्बोनिल कार्बन का जो है वो मेटल को दे रहा है। तो ये एक प्रकार का यहाँ पे सिनर्जिक इफेक्ट देखने को मिलता है। इसी सिनर्जिक इफेक्ट को जो है, ये जो है विच स्ट्रेटन द बॉन्ड बिटवीन CO एंड मेटल। तो यहाँ पे इसी वजह से इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रेंथ हो जाता है, ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है। और जितना भाई इलेक्ट्रॉन डोनेशन अच्छा होगा उतने ही ये बॉन्ड क्या होगा, अच्छा होगा। इसीलिए देखा होगा कि जो निगेटिव जो आयन होते हैं, जब निगेटिव उसके ऊपर मतलब चार्ज लग जाता है तो उनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है मजबूत होता है, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम पड़ जाती है ना। ये क्वेश्चन भी आपके नीट में कई बार पूछा गया है कि बॉन्ड लेंथ आपको कंपेयर करने का पूछा गया है। तो बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर लोगे आराम से। इसको स्ट्रक्चर को बनाना, पहली बात तो मॉड से बनाने की कोशिश करना। CO जो है हमारा कितना होता है, 14 इलेक्ट्रॉन होता है। 14 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, 2-1-2-1 है ना। इसको आप इस हेल्प से आप आराम से इसको ड्रॉ कर सकते हैं इसका, और ड्रॉ करने के बाद आप चेक कर लेना कि कैसे कैसे इसमें चीज़ें हैं। इसी लेक्चर के साथ में गाइस मैं आपको बता दूं कि ये मैंने पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दो तीन लेक्चर में पढ़ाया है, लेकिन मज़ा इंटरेस्टिंग आपको ज़रूर आया होगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके नीट एग्ज़ाम के लिए। कम से कम 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर जो आप D और F वाला जो चैप्टर है उसको इंक्लूड कर दोगे तो कम से कम 6 क्वेश्चन गाइज। 6 क्वेश्चन बहुत हो गए, 24 नंबर। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, 24 नंबर है ना। तो ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आपको समझाने की कोशिश की है। क्वेश्चन आपका एक भी इसका गलत नहीं होगा। हाँ, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी जो होती है उसका निकालने का एक तरीका होता है, वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। उसमें एक्चुअली देखो सी स्टेबलाइजिंग एनर्जी कैसे निकालते इसको हैं, तो देखो उसमें Eg के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, और माइनस T2J के इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस यही आपको याद करना है। Eg के इलेक्ट्रॉन
माइनस T2G के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। आप जहाँ भी मिले ये फार्मूला अप्लाई कर दो, आपका आंसर आपके साथ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए बाय और